करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। प्रभात की मंगल वेला में बाल दिवस के विशेष अवसर पर बाल स्वरूप श्री कृष्ण एवं समस्त जड़ चेतन के प्रवर्तक का स्मरण करते हुए आप सभी का स्वागत है सुप्रभातम कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ गवीश द्विवेदी। और सुप्रभातम कार्यक्रम में सबसे पहले प्रभाग का अर्थात आज के पंचांग का। तो आज क्या है तिथि वार और नक्षत्र, आइए जान लेते हैं सुप्रभातम कार्यक्रम की इस पहली प्रस्तुति के माध्यम से। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी तिथि, बृहस्पतिवार, अश्विनी नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। समय का बड़ा महत्व होता है, समय बड़ा बलवान होता है और कठिन समय में कौन है अपना और कौन है पराया, इसकी पहचान होती है। यही भाव समझा रहा है आज का सुभाषित। मित्र स्वजन बंधूनां भूतेर्धैर्यस्य चात्मनः आपन्निकष नरो जानाति सारता। अपने मित्र, परिवारजन, अन्य परिचित अपनी बुद्धि व धैर्य के बल को व्यक्ति कठिन समय इस नाम की कसौटी पर जान सकता है। A man learns about the substance of friends, own people, relatives, intelligence, and courage of one's self upon the touchstone called difficulty. और कार्यक्रम में अब समय हो चला है भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग का। मित्रों, हम जानते ही हैं कि वेदों के सम्यक ज्ञानार्थ वेदांगों का अध्ययन अत्यंत आवश्यक माना गया है और सभी वेदांगों की अपनी अपनी विशेषता होती है। आज के भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में हम जानेंगे कि छंद वेदांग क्या है और इसकी क्या विशेषता है। साथ ही जानेंगे कि कौन है इस वेदांग के आचार्य जिन्होंने छंद शास्त्र का प्रतिपादन किया। जो ग्रंथ अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति और अनिष्ट वस्तु के परिहार के लिए अलौकिक उपाय को बतलाता है वह वेद है। और वेदों के वास्तविक अर्थ के ज्ञान के लिए जिन साधनों की उपयोगिता अपेक्षित होती है उन ग्रंथ को वेदांग कहते हैं। तैत्तिरीय भाष्य भूमिका में सायणाचार्य ने वेद शब्द को बताते हुए कहा है कि वेद के मूल पाठ व उच्चारण की शुद्धता बनाए रखने, उन्हें अपरिवर्तनीय बनाए रखने और उनके सम्यक ज्ञान की आवश्यकता हेतु वेदांग साहित्य का आविर्भाव हुआ। और आज हम बात कर रहे हैं प्रमुख वेदांगों में से एक छंद के विषय में। वैदिक और संस्कृत वाङ्मय में छंद शास्त्र का एक प्रमुख और महत्वपूर्ण स्थान है। छंद शास्त्र का सबसे पहला और अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ पिंगल मुनि प्रणीत छंद सूत्र है। अग्नि पुराण में पिंगल पद्धति पर आधारित छंद शास्त्र का पूर्ण विवरण भी प्राप्त होता है। छंद की गणना वेद के 6 अंगों में की जाती है। यह वेदांगों में 5वां अंग है। छंद शास्त्र को वेद का चरण कहा गया है। छंदा पादौ तु वेदस्य। जिस प्रकार चरण विहीन व्यक्ति चल फिर नहीं सकता, उसी प्रकार छंद के बिना वेद या कोई भी काव्य शास्त्र गतिशील नहीं हो सकता।
देवास्तानि तानि देवा देवास्तानि तानि धर्माणि धर्माणि तानि तानि धर्माणि धर्माणि। वेद मंत्रों के उच्चारण के लिए छंद ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसके अभाव में मंत्रों का सम्यक उच्चारण संभव नहीं है। आचार्य कात्यायन कहते हैं कि बिना छंद ऋषि एवं देवता के ज्ञान के द्वारा मंत्रों का अध्ययन अध्यापन निष्फल होता है। कात्यायन मुनि ने छंद शब्द की व्याख्या करते हुए ऋक् सर्वानुक्रमणि के आरंभ में लिखा है, यदक्षर परिमाणम तच्छंदः, अर्थात जो अक्षर का परिमाण है वह छंद है। देहो हते देहान हनागन्नागं हनागं। वेद मंत्रों की विशुद्धता और उनकी लयबद्ध गति के ज्ञानार्थ छंद शास्त्र का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि वेद मंत्र छंदोबद्ध होते हैं। वेद मंत्रों के साथ छंदोच्चारण का घनिष्ठ संबंध होता है। जिस वाणी को सुनते ही मन आह्लादित हो जाता है वह छंदमयी वाणी ही वेद है। पूर्वे साध्या साध्या पूर्वे पूर्वे साध्या। और कहा भी गया है, छंदयति आह्लादयति छंद्यन्ते अनेन वा छंदः। वर्णों के न्यूनाधिक्य से वैदिक छंदों के अनेक भेद और उपभेद होते हैं। प्रधान वैदिक छंद और उनकी वर्ण संख्या की बात करें तो गायत्री छंद में 24 वर्ण, उष्णिक छंद में 28 वर्ण, अनुष्टुप छंद में 32 वर्ण, बृहति छंद में 36 वर्ण, पंक्ति छंद में 40 वर्ण, त्रिष्टुप छंद में 44 वर्ण, जगती छंद में 48 वर्ण और अति जगती छंद में 52 वर्ण होते हैं। बात करें यदि छंद शास्त्र विषयक प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ की, तो इससे संबद्ध प्राचीनतम ग्रंथ ऋक् प्रातिशाख्य है। इस ग्रंथ के अंतिम भाग में वैदिक छंदों का विवेचन दिया गया है। आचार्य पिंगल का छंद शास्त्र वेदांत का सर्वाधिक प्राचीन, प्रौढ़ एवं सर्वांगपूर्ण ग्रंथ है। छंद शास्त्र न केवल वैदिक छंदों के प्रतिपादन की दृष्टि से उपयोगी है, अपितु लौकिक छंदों पर प्रथम प्रकाश डालने वाला आदि ग्रंथ भी यही है। नीतीश भारद्वाज, जीडी न्यूज। और छंद शास्त्र के विषय में विस्तार से जानने के उपरांत अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे स्वास्थ्य प्रभाग की ओर। आज विश्व मधुमेह दिवस है। कौन कौन से कारक हैं जिनसे मधुमेह रोग का खतरा बढ़ता है और क्या करने से मधुमेह से बचा जा सकता है, आइए जान लेते हैं इसके बारे में हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज की इस रिपोर्ट के माध्यम से। मधुमेह जीवन शैली से संबंधित रोग है। अनियंत्रित जीवन शैली के कारण मधुमेह रोग काफी लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। मधुमेह वो स्थिति है जिसमें शरीर में स्थित पैनक्रियाज में इंसुलिन नहीं बनता। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो पाचक ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है। इसका कार्य शरीर के अंदर भोजन को ऊर्जा में बदलने का होता है। इंसुलिन की सहायता से शरीर की कोशिकाएं ग्लूकोज को सोख लेती हैं और रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित रहती है। मधुमेह होने पर शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कम या समाप्त हो जाता है। जब हमारे शरीर में पैनक्रियाज में इंसुलिन का पहुंचना कम हो जाता है तो रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। मधुमेह होने पर शरीर को भोजन से ऊर्जा बनाने में कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति में लंबे समय तक ग्लूकोज का बढ़ा हुआ स्तर शरीर के विभिन्न अंगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। अगर डायबिटीज़ आपको हो गई है तो आगे आप उसका कैसे ख्याल कर रख सकते हैं? पहला, रेगुलर चिकित्सक को दिखाकर अपनी ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल में रख के, वो आपको अलग अलग चीज़ें देंगे, आप दवाइयों से दूर ना भागें। कुछ गोलियां हैं जो कि या तो इंसुलिन की मात्रा बढ़ाती हैं या इंसुलिन का एक्शन को इम्प्रूव करती हैं। हम लोग 6 महीने या सालाना कुछ कॉम्प्लिकेशंस के लिए स्क्रीन करते हैं, जिसमें आँख का पर्दा होता है और यूरिन में एल्ब्यूमिन होता है और हार्ट की जांच होती है। ये नियमित तौर से अपने डॉक्टर को दिखाएं और करवाएं। ब्लड प्रेशर अपना कंट्रोल में रखें। तो नियमित दवाएं और इंसुलिन लेना बहुत ज़रूरी है। हर 3 महीने में अपने चिकित्सक को जाके मिलें। दवाइयों के साथ आपको नियमित नॉर्मल आहार लेना, बैलेंस डाइट लेना और रेगुलर एक्सरसाइज करना, स्ट्रेस से दूर रहना, यह भी 50% कारगर होता है। तो ज़रूर ये करते रहें। कई ऐसे कारक हैं जो मधुमेह रोग के खतरे को बढ़ा देते हैं। मधुमेह का पारिवारिक इतिहास, मोटापा, शारीरिक श्रम न करना, व्यायाम न करना,
उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ा हुआ स्तर, धूम्रपान करना और गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज यानी जेस्टेशनल डायबिटीज। इसके अलावा यदि आप शारीरिक श्रम नहीं करते, आपकी नींद पूरी नहीं होती, अनियमित खान-पान रहता है या फास्ट फूड का अधिक सेवन करते हैं तो मधुमेह होने की संभावना बढ़ जाती है। आजकल हमारे देश में डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका मुख्य कारण है हमारी जीवन शैली में बदलाव, खान पान में बदलाव, आरामप्रद जिंदगी और इसके साथ साथ मानसिक तनाव। इसको रोकने का एक ही उपाय है कि हमको अपने स्वास्थ्य पर ख्याल देना चाहिए, नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। 5 से 7% वेट कम करने से हम डायबिटीज़ को रोक भी सकते हैं और इसको अगर होने वाली है तो उसको टाल भी सकते हैं। इसके साथ साथ खाना ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर हाई कैलोरीज डाइट ना हो, जंक फूड को अवॉइड करें, स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल का सेवन कम करें और इसके साथ साथ मानसिक तनाव को कम करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, वेट रेसिस्टेंट एक्सरसाइज कर सकते हैं। मानसिक तनाव कम करने के लिए मेडिटेशन करने से हम तनाव कम कर सकते हैं और 7 घंटे की नींद होना बहुत आवश्यक है। अगर इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो एक अच्छी जिंदगी जीत सकते हैं। मधुमेह से बचाव और उसके बेहतर प्रबंधन में जीवन शैली का विशेष योगदान है। मधुमेह का बेहतर प्रबंधन रोग से होने वाली जटिलताओं के खतरे को कम कर सकता है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर मधुमेह रोग के खतरे को कम किया जा सकता है। अपने घर और परिवार में मधुमेह के प्रति जागरूकता बढ़ाएं और मधुमेह से बचाव के लिए कदम बढ़ाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और कार्यक्रम में अब समय हो चला है एक अल्प विराम का। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ, दमके दमके, त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। राजा आओ आओ आओ, ये देखो मैसेज। कहते हैं वीडियो लाइक करके 500 रुपया रोज कमाओ। बस पहले थोड़ा पैसा देके ललचाएंगे, फिर बोलेंगे कि और कमाना है तो पैसा भरो। हम दिन भर चूना लगाते हैं और ये लोग हम ही को चूना लगाने चले हैं। पान वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है कि अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। अल्प विराम के बाद आप सभी का स्वागत है सुप्रभातम कार्यक्रम में। योग द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति की जा सकती है। शरीर में ऊर्जा का संचार हो तो व्यक्ति दैनिक कार्यों को बेहतर रूप से कर सकता है। एतदर्थ योग अत्यंत सहायक है। आइए देखते हैं दिन भर ऊर्जावान रहने के लिए उपयोगी यौगिक क्रियाओं को और सीखते हैं इन्हें अपने योग प्रभाग में। आज का हमारा टॉपिक है कुछ ऐसे आसन जो सुबह सुबह हमें ऊर्जावान और कार्यशील बनाए। इसमें हम पहला आसन करेंगे कोणासन 3, जो कोणासन का 3rd वेरिएशन है। उसके लिए हम पैरों के बीच में पहले 3 से 3.5 फुट का डिस्टेंस रखेंगे। अपने हाथ को सामने लेंगे, आगे इस तरह से स्प्रेड करेंगे और नीचे झुकेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे। कुछ क्षण रुकने के बाद दूसरे साइड जाएंगे,
और वापस से ऊपर देखेंगे, नीचे सेंटर में आके और रिलैक्स करेंगे। इस तरह से इस आसन को हम 2 से 3 बार रिपीट करेंगे। दूसरे आसन की तरफ बढ़ते हैं, वो है उष्ट्रासन। इस तरह से वज्रासन में बैठेंगे और हाथों को पीछे इस तरह से रखेंगे और बैक को जितना हो सके अपने क्षमता के अनुसार लिफ्ट करेंगे और हेड को ड्रॉप करेंगे। धीरे से रिलैक्स हो जाएंगे। इस आसन को भी 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं। अब हम तीसरे आसन की तरफ बढ़ेंगे। इसे कहते हैं अधोमुख स्वानासन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। इस तरह से घुटने को उठाएंगे और अपर बॉडी को अंदर की तरफ पुश करेंगे। इस तरह से कुछ क्षण तक रुकेंगे यहाँ पे, फिर वापस से रिलैक्स। आइए अब हम कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं हमारी पूज्य हंसा माँ योगेंद्र से। नमस्कार। दिन भर में एक्टिव रहने के लिए, उत्साहित रहने के लिए ज़रूरी है कि हम उठें जल्दी। सूर्योदय के पहले उठना बहुत ज़रूरी है और जब सूर्य उग रहा है तब उसे देखना, आंखें बंद करके सूर्य की रोशनी अपने ऊपर लेना बहुत फ़ायदेमंद। दिन में भी कभी धूप अगर मिले तो पैर पर भी थोड़ी धूप ले ली जाए तो बहुत फ़ायदा होगा। धूप शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है कि हम ब्रेकफास्ट बराबर टाइम से खाएं और ब्रेकफास्ट खाएं अवॉइड ना करें, और वो हेल्दी स्नैक हो, प्रोटीन प्रोडक्ट सही हो, ओट्स हो और पोहा हो, कोई भी हमारा नॉर्मल ब्रेकफास्ट हो, मगर थोड़ा सा खाना ही है। और नट्स भी लेने हैं, वो भी एनर्जी बढ़ाते हैं। फिर ज़रूरी है कि हम चलना, थोड़ा वॉक करना हर 2 घंटे में बहुत फ़ायदा करेगा। खाने के बाद चलना ही है, खाने के पहले थोड़ा चलना है। ऐसी एक्टिविटी रखें, एनर्जी बढ़ेगी। प्रकृति के साथ में भी मिलें, बहुत फ़ायदा होगा। वहाँ थोड़ा सा चल लें, बीच बीच में हर 2 घंटे थोड़ा सा लेट जाए, छोटे से नैप के लिए, छोटा सा नैप हो तो बहुत फ़ायदा करेगा। तो ये सब करेंगे तो एनर्जी हमेशा बरकरार रहेगी और आप हमेशा उत्साहित ही रहेंगे। नमस्कार। तो योग की पाठशाला के बाद अब क्रम है संस्कृत की पाठशाला का। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज जान लेते हैं एक ऐसे शब्द के बारे में जिसे हम में से कई संस्कृत का शब्द समझकर अशुद्ध प्रयोग कर जाते हैं। क्या है वह शब्द जिसके शुद्ध संस्कृत स्वरूप के बारे में भाषा प्रेमियों को अवश्य ही जानना चाहिए। तो आइए इसके लिए चलते हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र के पास संस्कृत पाठशाला की आज की कक्षा में। नमः संस्कृतानुरागिभ्यः दर्शकेभ्यः स्वागतमस्तु संस्कृत पाठशालायाः अभिनवकक्षायां भवतां समेषाम्। अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन की श्रृंखला में चर्चा एक ऐसे शब्द की जिसके मूल को या प्रकृति को हम समझ लें या उसे स्मृत रखें तो हम इस शब्द के कुशल प्रयोक्ता बन सकते हैं। और शब्द के कुशल प्रयोक्ता बनने के साथ ही न केवल संस्कृत भाषा की ही गहरी समझ विकसित होती है, बल्कि संस्कृत से प्रत्यक्षतः या परोक्षतः प्रभावित भाषाओं के प्रयोग में भी हमारी सिद्धहस्तता हो जाती है। और इन दिनों आप संस्कृत पाठशाला में एक विशेष शब्द के शुद्ध उच्चारण और लेखन को जान लेने के बाद कुछ वाक्यों का भी कर लेते हैं अभ्यास, यह जानते ही हैं आप। तो देर किस बात की, चर्चा आरंभ करते हैं उस शब्द की। वह शब्द है उपरांत, जिसे हम धड़ल्ले से तदुपरांत, मरणोपरांत आदि शब्दों में भी प्रयुक्त पाते हैं। हिंदी जैसी भाषाओं में वस्तुतः ऊपरी का ऊपर के रूप में व्यवहार होता है, इसलिए ही ऊपर और अंत के योग से बने शब्द को उपरांत तो किसी तरह से कहा जा सकता है, पर कालांतर में भाषा प्रयोक्ताओं की भाषा में लाघव की प्रवृत्ति के साथ
ऊकार को ह्रस्व ऊ अर्थात उकार के रूप में ही, या फिर कहें कि मूल संस्कृत के ऊपरी शब्द के ह्रस्व उकार को ही स्वीकृत करने के बाद आज विशेष रूप से हिंदी में उपरांत शब्द का प्रयोग हो रहा है। वस्तुतः तत्सम और तद्भव जैसे वर्गीकरण के क्रम में हम उपरांत शब्द को रख सकते हैं। उपरांत का मूल शब्द तो उपर्यंत ही सिद्ध हो सकता है, पर यह बात अलग है कि ऐसा शब्द हमें पश्चात या बाद के अर्थ में प्रयुक्त नहीं दिखता। ऊपरी और अंत इन दो शब्दों के मेल से बने उपर्यंत में ऊपरी का अर्थ ऊपर है और अंत का अर्थ समापन या अंतिम, यह आप समझ ही गए होंगे। पर कहने का अर्थ यह कि संस्कृत भाषा में उपरांत, तदुपरांत, मरणोपरांत जैसे शब्दों का प्रयोग सर्वथा अशुद्ध है, यह हमें अवश्य स्मरण रखना चाहिए। तो इस महत्वपूर्ण भाषा परक तथ्य को जान लेने के बाद आइए इस शब्द के सापेक्ष कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग हमें करना चाहिए, यह कुछ वाक्यों के प्रयोग के माध्यम से जान लेते हैं। हमारा आज का पहला वाक्य है, अहम कार्यक्रम समाप्तेः पश्चात भवन्तं प्रक्षामि। इस वाक्य के अनुवाद के क्रम में पश्चात या बाद के अर्थ में हम हिंदी आदि भाषाओं में उपरांत शब्द का प्रयोग देख सकते हैं। अर्थात अहम कार्यक्रम समाप्तेः पश्चात भवन्तं प्रक्षामि, इस वाक्य को हिंदी में हम कह सकते हैं, मैं कार्यक्रम की समाप्ति के उपरांत या बाद आपको पूछूंगा। इसी तरह अहम तत्पश्चात न किमपि उक्तवान, इस वाक्य के अनुवाद के क्रम में उसके पश्चात या उसके बाद के अर्थ में हम हिंदी आदि भाषाओं में तदुपरांत शब्द का प्रयोग देख सकते हैं। अर्थात अहम तत्पश्चात न किमपि उक्तवान, इस वाक्य को हिंदी में हम कह सकते हैं, मैंने तदुपरांत या उसके बाद कुछ भी नहीं कहा। अब बढ़ते हैं अगले वाक्य की ओर। मरणात् परम भारत रत्न सम्माननम के अवाप्तवन्तः, इस वाक्य के अनुवाद के क्रम में मरने के पश्चात या मरने के बाद के अर्थ में हम हिंदी आदि भाषाओं में मरणोपरांत शब्द का प्रयोग देख सकते हैं। अर्थात मरणात् परम भारत रत्न रूपम सम्माननम के अवाप्तवन्तः, इस वाक्य को हिंदी में हम कह सकते हैं, मरणोपरांत या मरण के बाद भारत रत्न का सम्मान किन्होंने प्राप्त किया। तो आज आपने यह जाना कि उपरांत, तदुपरांत, मरणोपरांत जैसे शब्द प्रयोग की दृष्टि से संस्कृत में तो कथमपि प्रयुक्त नहीं होते, और यदि इन शब्दों का प्रयोग करता हुआ कोई भी आपको दिखे तो आप कह सकते हैं कि अशुद्ध प्रयोग है एषः, अर्थात यह अशुद्ध या गलत प्रयोग है। कृपया उपरांत, तदुपरांत, मरणोपरांत जैसे शब्दों के स्थान पर पश्चात या परम, इन दो शब्दों का प्रयोग करें और शुद्ध संस्कृत के कुशल प्रयोक्ता बने। तावत् पुनरायास्यामि अभिनव शब्दं स्वीकृत्य अधुना प्रत्यागमनाय अनुमतिः देया। नमोस्तु सर्वेभ्यः। और खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अपडेट न्यूज़ की खबरें और अपडेट्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं, और आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। वटपत्रे शयानाय विष्णवे बालरूपिणे श्लोकार्धेन तया उक्तं भगवत्याखिलार्थं सर्वं खल्विदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम्। तो बाल स्वरूप में जगत कर्ता को दिए जाने वाले ज्ञान से लाभान्वित होते हुए आज लेते हैं कार्यक्रम में यहीं विश्राम। कल सुप्रभातम की नई प्रस्तुतियों के साथ पुनः होंगे आप सभी के समक्ष उपस्थित। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।